अंतरा, कक्षा 12वीं की पुस्तक है अंतरा, जिसकी कि अगली कविता है, अगली मतलब 5वीं कविता क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता। आपके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, आपके 5वें कवि आपके पाठ्यक्रम के। इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 देहरादून, जो कि अब उत्तराखंड में है, पहले उत्तर प्रदेश में था। इनकी प्रकाशित रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, इनकी एक कविता है बात बोलेगी, एक काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन इन्होंने किया है। क्या किया है? उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इनको सम्मान कौन कौन सा मिला हुआ है? साहित्य अकादमी सम्मान मिला है और कबीर सम्मान मिला है। इसके साथ और भी अन्य पुरस्कार मिले हुए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सा है? साहित्य अकादमी। और आपको ये भी याद रखना है कबीर सम्मान। इनका निधन कब हुआ? 1993 में अहमदाबाद में। तय तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। धरती का पद्य, धरती के बारे में आप अगर पद्य पढ़ेंगे, मतलब कविता पढ़ेंगे, तो उसकी सहजता क्या है? प्राण। धरती का प्राण सहजता, मतलब, और इंसानों का प्राण क्या है? सहजता। अगर आप प्राणवान इंसान हैं तो आप सहज होंगे। इसलिए जिंदगी में सहज होना जरूरी है। खुद को हिंदी और उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संध्या स्थल पर खड़ी है। इनकी कविता क्या है? उर्दू और हिंदी दोनों को ये बराबर समझते हैं और दोनों ही भाषा में रचना करते हैं। इसलिए इनकी कविता क्या है? संधि स्थल पर खड़ी है, और ये अपने आप को उर्दू और हिंदी का दुआब मानते हैं। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर की है। इनकी कविता में क्या है? ये मूर्त और अमूर्त दोनों चीज़ों को स्थान देते हैं, और इंद्रिय चीज़ और इंद्रियेतर चीज़, इन दोनों को भी अपनी रचना में, अपनी कविता में, अपनी कला में जगह देते हैं। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि। शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। ये विचारों का स्तर पर क्या है? प्रगतिशील हैं, और शिल्प के स्तर पर क्या है? प्रयोगधर्मी, मतलब कि तरह तरह के प्रयोग करते हैं। कविताओं में बिंब बनाते हैं ताकि कविताएं सुंदर हो और पाठकों तक आसानी से पहुंचे। किसी बात को अगर कहना हो, अगर बिंब के माध्यम से कविता में कहा जाए, तो जिस बात को कहने में बड़ी लंबी बात कहनी होती है, बिंब के माध्यम से वही बात, और उससे भी जो बात कहना चाहते हैं उससे और भी ज़्यादा विस्तृत अर्थ को लेकर के आपके सामने बात प्रकट होती है। उसका माध्यम है बिंब। उनकी यह बिंब धर्मिता, बिंब के प्रयोग से क्या होता है? शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत काशीदकारी का मादा रखती है। और ये बिंब के प्रयोग से क्या होता है? उनके कविता में शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की, मतलब ब्रश, जिससे कि चित्रकारी होती है, उसकी अद्भुत काशीदारी का मादा रखती है, और एक लगता है कि अद्भुत कलाकारी की हुई है, ऐसी उनकी कविता है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच
कि दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। तो उनका मन है एक चित्रकार का, और एक चित्रकार का मन होने के कारण ही उनकी कविता में इस तरह के बिंब का प्रयोग किया जाता है, और उसको भाषातीत, उस बिंब को, उस चित्र को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, शब्द चित्र बनाते हुए एक सुंदर सी कविता का सृजन करते हैं। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए बंधन से परे जाने की है। उनकी मूल चिंता क्या है? माध्यम का उपयोग करते हुए भी, जिन भी माध्यम का उपयोग करते हुए वो रचना करते हैं या जीवन जीते हैं, ये उपयोग करते हुए बंधन से परे। ऐसा नहीं है कि उस बंधनों में बंध जाते हैं, उससे परे होकर के सृजन करते हैं। तो ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा लिखते हैं, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कि माध्यम को सिर्फ माध्यम बना के उसी को प्रस्तुत नहीं करते हैं, उसके पार जा कर के सृजन करते हैं ताकि अर्थ विस्तार हो, दूर तक बात पहुँचे। ये लिखते भी है ना, बात बोलेगी हम नहीं, ये इनकी बात बोलती है, ये खुद नहीं बोलते हैं, खुद नहीं लिखते हैं। ये बात, जो बात लिखते हैं वही बात, पूरी बात बोलती है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रिय का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर एक कविता का महल बनाता है तो वह ठोस ही होता है। यह सचेत इंद्रिय का कवि है। इनकी चेतना हमेशा जागृत अवस्था में होती है, इसलिए ये सचेत इंद्रियों का कवि हैं। और ऐसे कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वो बहुत ठोस महल बनता है, बहुत ठोस कविता होती है कि जिस बात को कहते हैं उस बात को सही जगह पहुंचाते हैं। अनुगूंजों से भी भरा होता है, इनकी कविता में अनुगूंज होता है। गूंजती हुई कुछ बात समझ आती है इनकी कविता। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। ये कविता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आमंत्रित करती है इनकी कविता, बल्कि उसको सुनने की और देखने की भी। दिखता है दृश्य, एक जो इनका शब्द चित्र, एक बिंब बनाते हैं ये, वो लोगों को दिखाई देता है। एक सामने लगता है कि कविता पढ़ नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं और उस कविता को हम देख रहे हैं, जी रहे हैं। ऐसी कविता ये लिखते हैं। लिखते हैं कि प्रयोगवादी जो 1943 से प्रारंभ होती है, प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। इसमें शिल्प से संबंधित कि किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाए, किस प्रकार के शिल्प रखे जाएं कि कविता को कहने के लिए, किसी बात को कहने के लिए कविता में, इसमें बहुत से प्रयोग लेकर आई है इस युग की कविता, प्रयोगवादी कविता। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। आगे लिखते हैं ना कि ये उपमान मैले हो गए हैं, जो पुराने उपमान थे वो मैले हो गए हैं, अब इनको नए उपमान, नया प्रतीक, नए बिंब गढ़ने हैं। तो इनकी कविता में नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयोगता कवियों ने किया है। और नई कविता या फिर प्रयोगवादी कविता के समय के बाद नई कविता के कवि इन्होंने क्या किया है, पुराने उपमान में भी जो उपमान, जो बिंब पहले बनाए जाते थे, उनमें भी अर्थ की, नए अर्थ की चमक, नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास
प्रयोक्ता कवि ने, जो प्रयोग करने वाले कवि हैं, उन्होंने किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना, और इस समय में क्या हुआ, कविता कहीं दूर की वस्तु नहीं रही। हमारे आस पड़ोस की चीज़ें, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीज़, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे आकांक्षा, छोटी छोटी इच्छाएं, जो जो जितनी भी तमाम चीज़ हमारे आसपास में घूमते रहते हैं, जो हमारी सूक्ष्म और छोटी अनुभूति है, उन उन वो सभी अनुभूतियाँ कविता का हिस्सा बने। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा, सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। इस कविता में क्या है, उषा मतलब जब अंधियारा खत्म होता है और सूर्योदय होने वाला होता है, तो उसके बीच का समय, जब आकाश एकदम नीला होता है, वो समय। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। ये ऐसा बिंब बनाते हैं और कि प्रकृति की जो गति है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको शब्दों में बांधकर एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। यह कविता भी इसी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है। ये सिर्फ भोर के आसमान को चुपचाप देखते नहीं हैं, बल्कि उसको जीते हैं, समझते हैं, और उसको तमाम बिंबों के प्रयोग से कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। उसको धरती के हलचल से, जो हमारे आसपास के जीवन में, जो सुबह के समय में, उषा के समय में जो गतिविधियां हमारे आसपास घटित होती हैं, उनको प्रकृति के उन चित्रों से, उषा के उन चित्रों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनको जोड़ने वाले सृष्टा हैं, देखते हैं। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है, जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास है, और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। यहाँ पर ये सभी अनुभूतियाँ जो कि हम रोज़ अपने आसपास देखते हैं, जो गांव की जो तस्वीर है, वो सभी, उन सभी तस्वीरों को अपने कविता के माध्यम से इन सभी तस्वीरों को बिंब बना करके आपके सामने ये कविता प्रस्तुत करी है। जो इसमें क्या है, भविष्य की उजास है, भविष्य की उजियाला है, भविष्य की आशा है, और जो कि हर कालिमा को चीर कर आने का एक एहसास कराती है उषा। जो भी अंधियारा है जीवन में, उसको चीर करके आगे बढ़ करके जो लालिमा लिए हुए, जो चमकदार सूर्योदय होने वाला है, उस भविष्य की उजास है। जीवन में भी इसी तरह से हर कालिमा के बाद एक उजास आता है, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता भरा हुआ सूर्योदय हर किसी के जीवन में आता है। ये कविता वास्तव में जीवन की कविता है, भविष्य की कविता है। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे,
रात का नभ कैसा था? बहुत नीला, शंख के समान नीला। ये एक बिंब है। जो सुबह का आसमान था वो नीला था, नीला होता है, लेकिन कैसा नीला? ये शंख, शंख के समान नीला। यहाँ पर रंग, रंग का इन्होंने कहाँ से जोड़ा है, कहाँ से बिंब बना है कि शंख के समान नीला रात का नभ था, जैसे भोर का नभ। ये नीला शंख जैसे भोर का नभ। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो उस समय हमारे घर में जो चूल्हा के पास राख से लिपते हैं, चौका लगाते हैं, वो अभी गीला पड़ा है, क्योंकि अभी ये इस समय लोग जगते हैं, प्रकृति को जीते हैं। तो ये भविष्य है, यहाँ भी भविष्य की एक उदास है कि अब यहाँ पे भोजन बनेगा, लोग भोजन करेंगे, फिर जिंदगी दिन की शुरुआत करेंगे, दैनिक दिनचर्या शुरुआत होगी, नयापन का एहसास है कि नया जीवन शुरू होने वाला है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। जो रात का आसमान था वो काली सिल के समान था, और उषा के समय उषा के समय में शंख के समान नीला आसमान था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत काली सिल, जो रात का आसमान था वो काली सिल के समान था, अब क्या हो रहा है, जैसे लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो। लाल केसर, केसर के रंग से यह आसमान धुल गया है, केसरिया होने लगा है। ये लालिमा लिए हुए आसमान हमारे सामने है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ऐसा लगता है कि किसी स्लेट पर क्या किया है, लाल खड़िया, लाल रंग का खड़िया चौक कोई मल दिया है उस स्लेट पे, जो काला स्लेट होता है। अब आसमान लाल होने लगा है। सूर्य के आने के पहले, सूर्योदय से पहले जो आसमान में पूरी लालिमा छा जाती है, उस लालिमा की बात करते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गैर झिलमिल देह हिल रही हो जैसे। और उस समय का सुबह का शांत जल शांत नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी की गैर झिलमिल देह, झिलमिल तारा, रात में तारे झिलमिल होते हैं, सुबह में वो गैर झिलमिल देह हिल रही हो जैसे। उसमें भी थोड़ा तो कंपन है, थोड़ा तो झिलमिलाहट है, लेकिन अब वो रात के समय में जो तारे झिलमिलाते हैं वो झिलमिलाहट नहीं है, इसलिए गैर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो नील जल में, वही नीला आसमान में, जो कि अब लालिमा लिए हुए आ रही है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। क्या कर रहा है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब जो उषा का जादू था, इतना मनोहर, इतना सुंदर, जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका हो, अभी गीला पड़ा है। अब दिन की शुरुआत होगी, अब जीवन की शुरुआत होगी, नए जीवन की शुरुआत होगी। अब उस उषा का क्या है, जादू टूट रहा है, खत्म हो रहा है जादू, क्योंकि अब आसमान लाल हो चुका है। वो नीलापन नहीं रहा, आसमान में लाल हो चुका है, लालिमा लिए हुए केसर से धुली हुई केसरिया आसमान हमारे सामने है। अब क्या है, सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्य निकल रहा है। बेहद खूबसूरत बिंब के साथ इस कविता
का सृजन किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आई होगी, और अगर एक बार इस तरह से कविताएं आप समझने लगेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में, 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत शानदार नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। अब अभ्यास है, ये देख लेते हैं। कहते कविता के साथ क्या है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा गांव की गतिशील शब्द चित्र है, वही जो आपने अभी पढ़ा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा है कि भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। जो कोष्टक में विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान होता है, कहीं कहीं खाली स्थान होता है कविता में, वो भी एक अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है। तो ये राख से लिपा हुआ चौका है, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो इस गीलेपन में क्या है कि अभी गीला पड़ा है, इस कोष्टक में जो पंक्तियां दी गई हैं, इसमें क्या विशेष अर्थ पैदा होता है, इसको आपको बताना है। कि अभी इसलिए गीला पड़ा है कि अब इसके सूखने के बाद, जब आसमान लग रहा था गीला पड़ा है, अब जब लालिमा आ रही है तो नए जीवन की शुरुआत होगी, लोग अपनी ज़िंदगी दिनचर्या का शुरुआत करेंगे। यही चौका, जो जब राख से लिपा हुआ होता है चौका, उसके बाद लोग, जब उसके सूखने के बाद फिर घरों में भोजन बनता है, एक खुशी का माहौल का निर्माण होता है। इसी का ये विशेष अर्थ यही है। इसको आप, इसका उत्तर लिखेंगे। फिर अपनी रचना, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। आप अपने परिवेश में जो भी आपको उपमान, जो भी बिंब आपको बनाने हैं, या जो उपमान आपको दिख रहे हैं, उन उपमानों से सूर्योदय और सूर्यास्त का एक शब्द चित्र खींचिए। इसमें आपको एक शब्द चित्र बनाना है सूर्योदय और सूर्यास्त का, और उपमान प्रयोग करना है। जिस तरह से शमशेर उपमान का प्रयोग करते हैं, आप भी अपने आसपास के उपमानों का प्रयोग करते हुए एक शब्द चित्र खींचेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त का। यहाँ तो लिखते हैं कि सूर्योदय का वर्णन सभी बड़े कवियों ने किया। प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागरी, रग्गे की कविता बाबरा एहरी की पंक्तियाँ आगे बॉक्स में दी जा रही हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद की कविता है। और ये अज्ञेय की कविता है। ये दोनों कविताएं भी सूर्योदय के समय की कविता है। इन दोनों में भी बहुत सारे बिंबों का प्रयोग किया गया है। ये कविता भी बेहद खूबसूरत कविता है। तो आपके पाठ्यक्रम की एक कविता शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा, ये आपने भी पढ़ा, समझा, और इससे कोई भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप इसको बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे।